हेलो, स्वागत है आपका फ्री जीके के चैनल पे। मेरा नाम है किरण भावर। आज के इस वीडियो में हम सौरमंडल से संबंधित 200 प्रश्न कवर करेंगे। इसका ये पार्ट फर्स्ट है। पार्ट फर्स्ट में आज हम 100 एमसीक्यूज कवर करेंगे। बचे हुए 100 एमसीक्यूज पार्ट सेकंड में कवर करेंगे। इम्पॉर्टेंट है वीडियो। एसएससी, यूपीएससी, रेलवे, बैंक, हर तरह के एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, तो आप वीडियो को पूरा देखिएगा। आप सभी से रिक्वेस्ट है, हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और जो बेल है उस पर ऑल प्रेस ज़रूर कर लें। शुरू करते हैं सौरमंडल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। पार्ट फर्स्ट है ये, ठीक है। सबसे पहला प्रश्न है, सौर प्रणाली की खोज किसने की थी? सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, कोपरनिकस। कोपरनिकस के द्वारा सौर प्रणाली की खोज की गई थी। अगला सवाल, सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड क्या कहलाते हैं? देखिए, हमारा सूर्य है, इसके जो चारों ओर घूम रहे हैं खगोलीय पिंड, ठीक है, 8 घूम रहे हैं, उसे हम किस नाम से जानते हैं? ग्रह के नाम से जानते हैं, है ना। ग्रह है ना, हमारे 8 ग्रह जो सूर्य के चारों ओर घूमते हैं उसे हम ग्रह कहते हैं, ठीक है, और उसे हम खगोलीय पिंड भी कहते हैं। चलिए अगला सवाल, किसी ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले छोटे आकाशीय पिंड को क्या कहते हैं? अभी हमारे पृथ्वी है, उसके जो चारों ओर ये जो छोटा सा घूम रहा है, जिसे हम मून कहते हैं, चंद्रमा, ठीक है, और इसे क्या कहते हैं? इसे हम उपग्रह कहते हैं, ठीक है। चलिए, उसका नाम चंद्रमा है लेकिन ये एक तरह का उपग्रह है। चलिए अगला सवाल, ग्रहों की गति का नियम किसने प्रतिपादित किया था? ग्रहों की गति का नियम, ठीक है, तो सही उत्तर क्या होगा इसका? केपलर। केपलर ने ग्रहों की गति का नियम प्रतिपादित किया था। अगला सवाल, सौरमंडल में कुल कितने ग्रह हैं? सौरमंडल में कुल 8 ग्रह हैं। कितने ग्रह हैं? 8 ग्रह हैं, ठीक है। आपको नाम याद रखना होगा, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, ठीक है। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण एवं वरुण, ठीक है। आसान है इनका नाम याद रखना। अगला सवाल, सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार ग्रहों का निम्न में से कौन सा सही है? देखिए, ये सूर्य है, ठीक है, इसके चारों ओर जो घूम रहे हैं 8 खगोलीय पिंड, ये है ग्रह। पहले वाले का नाम है बुध, उसके बाद शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और ये वरुण, ठीक है। अब क्रम देखते हैं। सही जवाब होगा ऑप्शन ए वाला, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, ठीक है। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण एवं वरुण, ठीक है। आप 5 से 10 बार भी इसको रिपीट करेंगे तो ये आराम से याद हो जाएगा। अगला सवाल, पृथ्वी से बढ़ती दूरी के अनुसार ग्रहों का निम्न में से कौन सा क्रम सही है? ठीक है, पृथ्वी से दूरी बतानी है आपको कि पहले कौन सा ग्रह आता है दूरी के अनुसार, ठीक है। तो देखिए, सही उत्तर होगा इसका ऑप्शन बी वाला, शुक्र, ठीक है, जो पृथ्वी की जुड़वा बहन भी कहते हैं, जिसे हम पृथ्वी के थोड़ा सा जो नज़दीक में है वो शुक्र, उसके बाद थोड़ी और ज़्यादा दूरी देखें तो मंगल आएगा, उससे भी ज़्यादा दूरी में बुध चला जाएगा, ठीक है, जो इस तरफ है, और फिर आता है बृहस्पति जो इस तरफ है, ठीक है। चलिए अगला सवाल, आकार के अनुसार सौरमंडल में ग्रहों का अवरोही क्रम आपको बताना है, ठीक है। आकार के अनुसार सबसे बड़े से लेकर छोटे तक आपको ये बताना है। तो देखिए, सही उत्तर होगा ऑप्शन ए वाला, बृहस्पति सबसे बड़ा है, ठीक है, बृहस्पति सबसे बड़ा है, उसके बाद शनि, फिर अरुण, फिर ये वरुण, ठीक है, जो इस तरह का क्रम चलता भी है, ठीक है। आपको ये पता है क्रम चल रहा है ना। बचे हुए जो आखिरी के जो 4 हैं वो इसी तरह से क्रम में जाते हैं, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखिएगा, यहाँ से पृथ्वी, फिर शुक्र, मंगल, फिर ये बुध, ठीक है, पृथ्वी, शुक्र, मंगल, फिर बुध, ठीक। चलिए अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सौरमंडल का भाग नहीं है? देखिए, पहले सौरमंडल को समझते हैं और इसे समझने से पहले आपको ब्रह्मांड को समझना होगा। देखिए, ब्रह्मांड क्या है? एक सर्कल से समझे तो ये ब्रह्मांड, ठीक है, पूरा ब्रह्मांड। अब यहाँ पर बहुत सारी छोटी छोटी लगभग 100 अरब मंदाकिनी है, ठीक है, जिसे मंदाकिनी को इंग्लिश में हम गैलेक्सी कहते हैं। तो 100 अरब जो गैलेक्सीज हैं उसमें से अगर एक गैलेक्सी की बात करें तो इसमें भी 100 अरब तारे हैं, ठीक है। देखिए, ब्रह्मांड कितना बड़ा है। अब यहाँ पर बात करते हैं हमारा सौरमंडल कहाँ है। तो देखिए, इतनी सारी जो मंदाकिनी हैं उसमें से एक का नाम है दुग्ध मेलखा या आकाश गंगा, ठीक है, मिल्की वे, जहाँ पर हमारा सौरमंडल है, जिस मंदाकिनी में, ठीक है, जिस गैलेक्सी में, ठीक है। तो देखिए, अब यहाँ पर भी
100 अरब में से एक तारा है जिसे हम सूर्य के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब जो सूर्य है, सन है, उसके आसपास जो ये घूम रहे हैं, ग्रह घूम रहे हैं, धूमकेतु, क्षुद्र ग्रह, ये सब जो घूम रहे हैं, ये सब मिलकर के सौरमंडल बनाते हैं। ठीक है, तो आप समझ गए कि सौरमंडल ब्रह्मांड में कहाँ पर है। ठीक है, देखिए कितना बड़ा है ब्रह्मांड। इसमें करीबन 100 अरब मंदाकिनी है, गैलेक्सीज हैं। उसमें से एक गैलेक्सी अपनी है जिसका नाम है आकाशगंगा, मिल्की वे। उसमें से भी एक तारा है, 100 अरब में से भी एक तारा है जो है सूर्य नाम का। ठीक है, जिसके आसपास अपनी पृथ्वी घूमती है। तो देखिए सौरमंडल का भाग क्या नहीं है इसमें से। तो देखिए यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा, निहारिका। ठीक है, ये सौरमंडल का हिस्सा नहीं है। एक्चुअली निहारिका क्या है, निहारिका में धूल और गैसों का बादल होता है। ठीक है, और यहाँ पर सभी तारों का जन्म होता है, ऐसा कहते हैं। ठीक है, अगला सवाल, तारामंडल क्या है। ऐसे तारों को आकाश में एक विशेष आकृति जो पृथ्वी से समदूरस्थ नहीं हो सकते। ठीक है, देखिए आपने आसमान में देखा होगा तो कुछ तारे हैं जो ऐसे डिज़ाइन बनाते हैं। ठीक है, और ये जब भी देखो तो ऐसे शेप कुछ बनाते, कुछ आकृतियाँ दिखती हैं आपको। ठीक है, तो जो ग्रुप्स ऑफ स्टार हैं उसे हम तारामंडल कहते हैं, जो कुछ एक आकृति बताती है जो हमेशा ऐसी ही दिखती है। ठीक है, उनमें बदलाव नहीं आता है। तो जो सुंदर सी आकृति आपको देखने के लिए मिलती है तारों से बनी हुई, उसे हम तारामंडल कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला सवाल, अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल हैं। अब ये ऐसे जो आपको आकृति दिखती है आसमान में, इस तरह के कितने तारामंडल हैं। तो देखिए 89 है। ठीक है, कितने तारामंडल हैं, 89। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट ओलंपियो कोलंपस पर्वत किस ग्रह पर स्थित है। ठीक है, एक पर्वत का नाम है ये नेक्स्ट ओलंपियो कोलंपस। ठीक है, ये पर्वत किस ग्रह पर स्थित है। तो देखिए ये मंगल ग्रह पर है, एक पर्वत है ये। चलिए अगला सवाल, पार्थिव ग्रहों की संख्या कितनी है। पार्थिव, ठीक है, देखिए पार्थिव से आप यूँ समझिएगा कि जो ऐसे ग्रह जो सख्त हैं। ठीक है, जो सख्त हैं और जो हार्ड हैं, तो ऐसे 4 ग्रह ही हैं, जैसे बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। ठीक है, बाकी के जो 4 ग्रह हैं बृहस्पति के बाद वाले, वो सब गैस से बने हुए हैं। इसलिए पार्थिव ग्रह की जो संख्या है वो सिर्फ 4 है, जिसमें बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, जो शुरू के 4 हैं वो 4 ग्रह आते हैं। ठीक है, तो पार्थिव ग्रह की संख्या कितनी हो गई, 4 हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक पार्थिव ग्रह नहीं है। ठीक है, पार्थिव ग्रह कौन कौन से हैं, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। ठीक है, बुध भी है, शुक्र भी है, पृथ्वी भी है और मंगल भी है। शनि है क्या, नहीं है, शनि पार्थिव ग्रह नहीं है। ठीक है, चलिए अगला सवाल, पार्थिव से आप समझ गए होंगे ऐसे ग्रह जो सख्त हैं। ठीक है, जो बहुत ही ज़्यादा सख्त हैं। चलिए नेक्स्ट, ब्राह्य ग्रह या बृहस्पति सदृश ग्रहों की संख्या कितनी है। अब यहाँ से आप नाम से समझेगा, यहाँ पर बृहस्पति लिखा हुआ है ना। ठीक है, तो जो जुपिटर है प्लैनेट, उसके साथ लगे हुए जो इधर की तरफ जितने भी 4 प्लैनेट हैं, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। ठीक है, इन चारों के बारे में यहाँ पर बात हो रही है, जिसे हम ब्राह्य है ना, आउटर प्लैनेट भी कहते हैं, या फिर बृहस्पति सदृश ग्रहों भी कहते हैं। ठीक है, तो इनकी संख्या भी कितनी होगी, बचे 4 ग्रह ये होते हैं। चलिए नेक्स्ट, बृहस्पति सदृश ग्रहों में सम्मिलित नहीं है, क्या नहीं है। देखिए इसमें शनि तो है ना, याद रखिएगा, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। मंगल है क्या, मंगल नहीं है। मंगल किस तरह का ग्रह है, ये पार्थिव ग्रह है। ठीक है, और एक और तरीका है ना याद करने का, देखिए यहाँ पे सूर्य है। ठीक है, और यहाँ पर ये जो 4 प्लैनेट है, इनके बीच में क्षुद्र ग्रह होते हैं। ठीक है, जो छोटे छोटे पत्थर जैसे हैं। ठीक है, क्षुद्र ग्रह हैं। उसके बाद ये बाकी के 4 प्लैनेट्स होते हैं। तो जो ये अंदर वाले जो 4 प्लैनेट हैं, इसे हम पार्थिव ग्रह कहते हैं। उसके बाद के जो 4 प्लैनेट है, ये बृहस्पति के बाद के, इसे हम क्या कहेंगे, बृहस्पतीय या ब्राह्य ग्रह कहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किन 2 ग्रहों को छोड़कर शेष सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर वामावर्त घूमते हैं। सूर्य के चारों ओर किस तरह से घूमते हैं। देखिए ये हमारा सूर्य है। ठीक है, इसके चारों ओर जो घूमते हैं जितने भी प्लैनेट्स हैं, ठीक है, वो सारे इस डायरेक्शन में घूमते हैं। लेकिन जब ये घूम रहे होते हैं तो ये अपने आप में भी घूमते घूमते हुए जाते हैं। ठीक है, तो देखिए जितने भी प्लैनेट्स हैं सारे ज़्यादातर इस डायरेक्शन में घूमते हैं, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, जैसे हमारी घड़ी तो ऐसे घूमती है ना, लेकिन इसका अपोजिट
ठीक है। इसका अपोजिट कुछ इस तरह से सारे प्लैनेट घूमते हैं, हमारी पृथ्वी भी इसी तरह से घूमती है। लेकिन 2 ग्रह ऐसे हैं जो इस डायरेक्शन में घूमते हैं, ठीक है, ऐसे घूमते हैं क्लॉकवाइज, घड़ी के जैसे घूमते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, वामावर्त, ठीक है। इस तरह से घूमते हुए वो सूर्य के चक्कर लगाते हैं। तो देखिए वो ऐसे कौन से 2 ग्रह हैं, तो देखिए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, शुक्र और अरुण, ठीक है। शुक्र और अरुण 2 ऐसे ग्रह हैं जो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमते हैं, जिसे हम वामावर्त कहते हैं, ठीक है। क्लॉकवाइज घूमते घूमते ये सूर्य के चारों तरफ घूम जाते हैं, ठीक है, खुद में भी घूमते जाते हैं और सूर्य के भी चक्कर लगाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सौरमंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है। देखिए सौरमंडल का जन्मदाता कौन है, सूर्य है, ठीक है, कौन है, सूर्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा कहलाती है, विस्फोटी तारा क्या है, ठीक है। देखिए अभिनव तारा को विस्फोटी तारा कहते हैं। विस्फोटी तारा इन्हें सुपरनोवा भी कहा जाता है, ठीक है। ये ऐसे तारे हैं जिनका जो जीवन काल है वो समाप्त हो चुका है और समाप्त होने के बाद ये राख बन चुके हैं, ठीक है। उन तारों को विस्फोटी तारा कहते हैं, ठीक है। उसमें से एक तारा है अभिनव तारा। नेक्स्ट, वैज्ञानिक जिन्होंने सर्वप्रथम खोज की कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, ऐसे कौन वैज्ञानिक हैं जिन्होंने ये खोज की थी, इनका नाम है कोपरनिकस, ठीक है। कोपरनिकस ने बताया था कि जो पृथ्वी है ये सूर्य के चारों ओर घूमती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह नहीं है जिसे प्राचीन भारतीय ग्रह मानते थे, ठीक है। प्राचीन ज़माने में सूर्य को कभी ग्रह माना जाता था, लेकिन सूर्य ग्रह नहीं है, सूर्य तारा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य के संगठन में सहायक गैस है, क्या है, कौन कौन सी गैस है जो सूर्य के संगठन में सहायक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा हाइड्रोजन और हीलियम, ठीक है। जो हमारा सूर्य है, देखिए 2 हाइड्रोजन को मिलाने के बाद हीलियम बनता है, ठीक है, और हीलियम बनने के साथ यहाँ पर लाइट निकलती है, ठीक है। तो जो ये लाइट निकल रही है वही हमें दिखती है, और जब हीलियम ये हाइड्रोजन से हाइड्रोजन जब फ्यूज़न होता है तो उसके बाद जब ये हीलियम बनता है तो यहाँ पर गर्मी पैदा होती है, ठीक है। तो जो सूर्य है ना उसमें क्या होता है, बहुत सारे हाइड्रोजन, ठीक है, मिल करके हीलियम बनाते हैं और उसमें से जो ऊर्जा निकलती है वो गर्मी के फॉर्म में निकलती है, और वो गर्म हमें कैसे दिखती है, चमकती हुई दिखती है, ठीक है, लाइट के फॉर्म में दिखती है। इस तरह से हमारा सूरज चमकता भी है और वो गर्म भी होता है। जैसे आप जब छोटे थे तो 2 पत्थर को आपस में हम मारते थे, ऐसे जो एक तरह के पत्थर आते हैं सफ़ेद सफ़ेद, उससे जब मारते हैं तो गर्म भी हो जाते हैं, उसमें से लाइट भी निकल जाती है। ठीक ऐसा ही आप एग्जांपल समझिए कि जो हमारा सूर्य है यहाँ पर 2 जो हाइड्रोजन है, ठीक है, ये मिलने के बाद हीलियम बनाते हैं और प्लस यहाँ पर लाइट भी निकलती है। ठीक जैसे कि 2 पत्थर टकराने के बाद उसमें से लाइट भी निकलती है और एक तरह की स्मेल भी आती है। ठीक है, तो वो स्मेल आप हीलियम मान लीजिए, और जो लाइट एनर्जी निकल रही है, ठीक है, वो गर्म भी होती है और वो हमें दिखती भी है। ठीक इसी तरह से सूरज चमकता भी है और वो दिखता भी है। और जब ये धीरे धीरे ख़त्म होने लगता है तो उसके बाद जो सूर्य होता है वो भी जैसे विस्फोटी तारा है उस तरह से ये भी पूरी तरह से समाप्त हो जाता है। ठीक है, जब सारे हाइड्रोजन मिलके हीलियम बन जाएंगे तो एक दिन ऐसा आएगा कि जो सूर्य है वो भी अपना पूरा जीवन काल कर लेगा और ये समाप्त हो जाएगा। ठीक है, लेकिन काफ़ी साल लगेंगे उसके लिए। चलिए अगला सवाल, सूर्य के मध्य भाग को क्या कहा जाता है? सूर्य का जो मध्य भाग है उसे क्या कहा जाता है? सही उत्तर होगा प्रकाश मंडल। ठीक है, अगला सवाल, सूर्य के ऊपर के भाग को क्या कहा जाता है? सूर्य के ऊपर के भाग को वर्णमंडल कहते हैं। ठीक है, वर्णमंडल सूर्य के ऊपर के भाग को कहते हैं और सूरज के जो मध्य का भाग है उसे प्रकाश मंडल कहते हैं। अगला सवाल, सूर्य सदैव पूर्व में निकलता है क्योंकि? सूर्य सदैव पूर्व में क्यों निकलता है? हमारी पृथ्वी से हम देखें तो सूर्य हमेशा हमें पूर्व की ओर से निकलता हुआ दिखता है। अब देखिए, मैंने आपको बताया था कि जो हमारी पृथ्वी है ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रही है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ज़रा आप, ऊपर है नॉर्थ, इधर साउथ, इधर ईस्ट और यहाँ पर वेस्ट। ठीक है, उत्तर दक्षिण, यहाँ पे पूरब और ये पश्चिम। ठीक है, तो पश्चिम से जब पूरब की ओर जाएगी और यहाँ सूर्य की तरफ आएगा, इसलिए सूर्य की रोशनी पहले पूरब वाले हिस्से में पड़ेगी और यहाँ पे जो पश्चिम वाला साइड है वहाँ बाद में पड़ेगा। ठीक है, तो पूर्व से क्यों निकलता हुआ दिखाई दे रहा है? क्योंकि हमारी पृथ्वी
पश्चिम से इधर पूरब की तरफ जा रही है, इसलिए पूरब में पहले सूर्य की रोशनी पड़ेगी इसलिए, ठीक है। पृथ्वी का घूमना इस तरह से हो रहा है। तो देखिए पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, इस वजह से पहले पूर्व में सूरज दिखाई देता है, ठीक है। चलिए, ठीक है, डेट याद रखिएगा, 21 जून को अर्धरात्रि के समय सूर्य दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ग्रह की अपने कक्ष में सूर्य से अधिकतम दूरी को क्या कहा जाता है? देखिए यहाँ पर थोड़ा समझिएगा, जैसे कि ये सन है हमारा, ठीक है, और यहाँ पर पृथ्वी की बात हो रही है, तो देखिए कुछ इस तरह से घूमती है। यहाँ पर पृथ्वी दूर रहेगी और यहाँ तक आते आते यहाँ से करीब से होती हो जाएगी, ठीक है। कुछ इस तरह से घूमती है, ऐसा नहीं है कि इस तरह से घूमती है, पृथ्वी बिल्कुल मिडिल से नहीं घूमती है, ये इस तरह से घूमती है, सूर्य के बिल्कुल करीब भी आ जाती है और दूर भी चली जाती है, ठीक है। इस ऐसे शेप में घूमती है। तब यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर इन जगहों के भी कुछ नाम नहीं दे रखे हैं। अगर ये दूर है, ठीक है, अगर ये अधिकतम दूरी में है तो उसको एक नाम देते हैं अपसोर, ठीक है। क्या नाम देते हैं? अपसोर। लेकिन अगर ये पास में है, पृथ्वी यहाँ पर है, तो देखिए ना ये दूरी कम है, तो इसे उपसोर कहेंगे। क्या कहेंगे? उपसोर कहेंगे, ठीक है। लेकिन अगर ये एवरेज पर है, एवरेज मतलब कि ये एवरेज हो गया, ना ही ज़्यादा दूर है और ना ही ज़्यादा करीब है, तो इसका भी नाम दे रखा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पर आप आंसर समझ गए होंगे कि एक ग्रह को अपने कक्ष में सूर्य से अधिकतम दूरी को क्या कहा जाता है? अधिकतम दूरी को क्या कहेंगे? अपसोर कहेंगे, ठीक है। चलिए अगला सवाल, एक ग्रह की अपने कक्ष में सूर्य से न्यूनतम दूरी को क्या कहा जाता है? सूर्य से न्यूनतम दूरी, ठीक है। जैसे यहाँ पर दूर अगर पृथ्वी है तो उसे अपसोर कहेंगे, यहाँ पर ये करीब हो जाएगा, ठीक है, तो इसे हम क्या कहेंगे? उपसोर कहेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसके बीच की औसत दूरी को खगोलीय एकक कहा जाता है? खगोलीय एकक, देखिए पृथ्वी तथा सूर्य। औसत दूरी को क्या कहेंगे? खगोलीय एकक कहेंगे, ठीक है। अब वापस से ध्यान से सुनिएगा, ये सूर्य है और ये हमारी पृथ्वी है, ठीक है। इस तरह से घूमती हुई आती है यहाँ पर, ठीक है। सबसे ज़्यादा दूरी को क्या कह रहे हैं हम? अपसोर। यहाँ पे जो कम दूरी वाली है जगह उसे हम क्या कहेंगे? उपसोर, ठीक है। अब जो ये एवरेज जो जगह है यहाँ पर, ठीक है, जो एवरेज जगह है यहाँ पर जो है, इसको हम क्या कहेंगे? खगोलीय एकक कहेंगे, ठीक है। पृथ्वी तथा सूर्य के बीच की जो औसत दूरी है, औसत दूरी होगी ये, ठीक है, एवरेज जो रहेगा यहाँ पे डिस्टेंस, उसे हम क्या कहेंगे? खगोलीय एकक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य रात्रि सूर्य का क्या अर्थ है? इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है सूर्य का ध्रुवीय वृत्त में देर तक चमकना होता है, ठीक है। मध्य रात्रि सूर्य का क्या अर्थ होता है? सूर्य का ध्रुवीय वृत्त में देर तक चमकना। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य रात्रि सूर्य किस क्षेत्र में दिखाई देता है? ये किस क्षेत्र में दिखाई देता है? तो ये आर्कटिक क्षेत्र में दिखाई देता है, ठीक है, आर्कटिक क्षेत्र में दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य में काला धब्बा क्या होता है? देखिए सूर्य में काला धब्बा क्या होता है? ये धब्बे वे स्थान है जो प्रकाश उत्सर्जित करने में असमर्थ है, ठीक है। देखिए ये हमारा सूर्य है, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया कि हाइड्रोजन जब आपस में मिलते हैं तो उसमें उसके बाद ये मिलकर के हीलियम बनाते हैं और हीलियम के साथ ये एक लाइट को निकालते हैं, ठीक है। तो जब ये लाइट निकलती है इसके साथ गर्मी भी होती है, ठीक है। तो इस वजह से सूर्य गर्म भी होता है और हमें ये लाइट दिखती है, ठीक है। अब ये हीलियम बन गया, अब ये धीरे धीरे क्या होगा? ये लाइट बंद हो जाएगी, धीरे धीरे इसकी एक एज होती है, ये लाइट दिखनी बंद हो जाएगी। तो जहाँ पर ऐसा हो रहा है, लाइट ये बंद हो रही धीरे धीरे, वहाँ पर छोटे छोटे काले धब्बे दिखाई देने लगेंगे, ठीक है। इसलिए सूर्य में ध्यान से देखा जाए तो बीच में छोटे छोटे काले धब्बे दिखाई देते हैं। तो ऐसी जगह है जहाँ पर कि लाइट नहीं बन पा रही अब, ठीक है। वहाँ पर ऐसा हो सकता है कि जितना हाइड्रोजन था वो पूरी तरह से समाप्त हो चुका है और बाकी जहाँ जहाँ पर हाइड्रोजन है वहाँ से लाइट दिख रही है, लेकिन जहाँ नहीं है वहाँ पर काले धब्बे दिख रहे हैं, ठीक है, क्योंकि सारे हाइड्रोजन मिलके क्या बन चुके हैं? वहाँ पर हीलियम बन चुके हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य के रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन का प्रतिशत कितना होता है? अब सूर्य में कितना हाइड्रोजन होता है? देखिए ये याद रखना है आपको, क्वेश्चन पूछा जा सकता है
71%, ठीक है, 71% इतना ज़्यादा हाइड्रोजन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन एक तारा है? देखिए चंद्रमा तो उपग्रह है, ये भी ग्रह है, पृथ्वी भी ग्रह है। सूर्य एक तरह का तारा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सौर्य पृष्ठ पर लगभग कितना तापमान होता है? देखिए कितना तापमान होता है, तो सही जवाब है इसका 6000 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। सूर्य पृष्ठ पर लगभग 6000 डिग्री सेल्सियस का तापमान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य की सतह पर हाइड्रोजन के अलावा दूसरा कौन सा तत्व बहुतायत में पाया जाता है? ठीक है, देखिए हाइड्रोजन तो अभी बताया हमने 71% होता है, ठीक है। दूसरी क्या चीज़ है? हीलियम, ठीक है। दूसरा क्या पाया जाता है? ज़्यादा हीलियम पाया जाता है। नेक्स्ट, सूर्य प्रकाश धरती तक पहुंचने में कितने मिनट लेता है? अब देखिए बहुत जगह आपको अलग अलग आंसर देखने के लिए मिला होगा, उसका भी रीज़न बताती हूँ कि क्यों अलग अलग आंसर देखने के लिए मिलता है। 8 तो देखने के लिए मिलता है, 8 मिनट, ठीक है। ये सेकंड है बीच में, देखिए सेकंड कहीं पे 16 मिलेगा आपको, कहीं पर आपको 30 मिलेगा, थोड़ा सा वेरिएशन होता है ना बहुत सारी पुस्तकों में। अब उसका भी एक मतलब है क्यों होता है। देखिए जैसे मैंने आपको बताया, पृथ्वी जब घूमती है तो यहाँ सूर्य से, देखिए ये जो सूर्य है ना, इससे एक समय ये काफ़ी दूर भी रहती है। तो उस समय जब देखा जाए तो अगर देख रहे हैं कि सूर्य की जो प्रकाश है वो पृथ्वी में जब पहुंचने में टाइम लगाएगी, वो थोड़ा सा ज़्यादा लगाएगी। और अगर कोई साइंटिस्ट यहाँ से अगर चेक कर रहा है, इस समय चेक करता है, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि समय थोड़ा सा कम निकलेगा, है ना। जाहिर सी बात है, डिस्टेंस पर भी डिपेंड कर रहा है, क्योंकि पृथ्वी ज़रूरी नहीं है कि हमेशा यहीं पर रहकर ही साइंटिस्ट ने चेक किया है, कभी कभी यहाँ पर आने पर भी चेक किया है, इसलिए थोड़ा सा सेकंड में आपको डिफरेंस देखने के लिए मिल जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा? 8.3, ठीक है। यहाँ पर 8.3 है, ये 8 मिनट 3 सेकेंड बता रहा है यहाँ पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य के सबसे पास कौन सा ग्रह है? ठीक है, याद कर लीजिएगा इसको बहुत ही अच्छी तरह से। ये 4 पहले याद करिएगा, बीच में तो शुद्र ग्रह आ जाते हैं, बाकी के 4 याद कर लीजिएगा, ठीक है। अरुण वरुण है लास्ट के, ये तो आपको याद ही रहेगा क्योंकि थोड़ा सा राइमिंग जैसा जा रहा है, अरुण वरुण, ठीक है। अब देखिए इधर, यह है बुध, शुक्र, पृथ्वी, तो आपको याद रहेगा, ठीक है। यहाँ पर ये याद रख लीजिएगा कि इसकी जुड़वा बहन है जो है यहाँ पर शुक्र, ठीक है। शुक्र जुड़वा बहन है। और मंगल मिशन से आप याद रखिएगा पृथ्वी के बगल में है, ठीक है। तो पृथ्वी से आपको 2 चीज़ें तो याद हो जाएगी कि पृथ्वी की जो जुड़वा बहन है इसके बगल में है जो है शुक्र है, और इधर क्योंकि हमने मिशन मंगल किया था तो ये मंगल मिशन आपको याद रहेगा, इसके बगल में क्या है? मंगल है, ठीक है। और ये जो सबसे पहला है ये बुध है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। आप पृथ्वी याद रखेंगे तो आपको उसके आसपास के भी याद हो जाएंगे। अगला यहाँ पर याद रखिएगा, ठीक है। इस तरफ जो अब बचे हैं 4, ठीक है, यहाँ पर ये बीच में शुद्र ग्रह है, उसके बाद के जो 4 हैं उसमें देखिए सबसे बड़ा वाला आ जाता है बृहस्पति, उसके बाद है शनि, और अरुण वरुण तो आपको याद ही हो गया होगा, ठीक है। अरुण वरुण, ठीक है। बस याद क्या रखना है? बृहस्पति और शनि, और सबसे पहला वाला आपको बुध याद रखना है, ठीक है। बाकी आपको आराम से याद हो जाएंगे। तो देखिए बताइए अब, सूर्य के सबसे पास कौन सा ग्रह है? बुध है, ठीक है। जैसे मैंने अभी आपको बताया ना, इसको आप बस 2-3 बार रिपीट करेंगे तो आराम से याद हो जाएगा। जिसे नहीं याद है उनके लिए देखिए ट्रिक का यूज़ यहाँ मत करिएगा, बिल्कुल भी मत करिएगा, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर ट्रिक की ज़रूरत होगी, क्योंकि ये बेसिक चीज़ है जो हमें पता होनी चाहिए, है ना। तो उसको याद रखिएगा, ट्रिक का इस्तेमाल बिल्कुल ना करिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बुध नक्षत्र में एक वर्ष में दिनों की संख्या कितनी होती है? अब यहाँ पर बुध की बात हो रही है, ठीक है। अब यहाँ से बुध के लिए क्वेश्चंस बनेंगे, है ना, क्योंकि स्टार्टिंग में सबसे पहला प्लैनेट कौन सा है? हमारा बुध है, ठीक है। तो देखिए बुध नक्षत्र में एक वर्ष में दिनों की कितनी संख्या होती है? वर्ष कब होता है? जब सूर्य का पूरा एक चक्कर लगा दिया जाता है तो वो एक वर्ष कहलाता है, ठीक है। और अपने आप में ही अगर घूम लिया एक राउंड, है ना, ये जो बुध है अपने आप में ही एक राउंड घूम लेगा तो उसे हम एक दिन कहेंगे। लेकिन इस तरह से घूमते 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 अगर ये पूरी सूरज का अगर राउंड लगा लेता है, पूरा राउंड लगा लेता है एक, तो उसे 1 साल कहेंगे। तो बताइए बुध नक्षत्र में एक वर्ष कितने दिनों का होता है? मतलब सूर्य का पूरा राउंड लगाने में इसको कितना दिन लगता है? 88, ठीक है। और ये सबसे कम समय है 88, है ना। 88 डेज में ये पूरा राउंड लगा लेता है सन का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस ग्रह में चंद्रमा की तरह कलाएं हैं? ठीक है, मतलब कि ऐसा कौन सा ग्रह है जो बिल्कुल चंद्रमा की तरह है? ठीक है, तो वो है बुध ग्रह, ठीक है। इसकी जो काफ़ी खासियत मिलती है वो चंद्रमा से मिलती जुलती है।
चलिए अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन से ग्रहों के चारों ओर घूमने वाले उपग्रह नहीं हैं? बुध और शुक्र, ठीक है। और ये सूर्य के ही दो प्लैनेट्स हैं, बुध उसके बाद शुक्र, ठीक है। दो प्लैनेट्स ऐसे हैं जिनके अपने कोई उपग्रह सैटेलाइट नहीं है, ठीक है। इन्हें नेचुरल सैटेलाइट्स भी कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सूर्य का चक्कर सबसे कम समय में लगाता है? अब सूर्य का पूरा चक्कर कम समय में, बहुत ही कम समय में कौन लगाएगा पूरा एक राउंड? वो है बुध, ठीक है। मात्र 88 डेज में, ठीक है। 88 डेज में ही ये पूरा एक चक्र सूर्य का लगा लेता है। तो इसका एक साल कितने दिन का हुआ? 88 डेज का हुआ, ठीक है। सबसे तीव्र गति से सूर्य का चक्कर लगाने वाला ग्रह कौन है? बुध है। दिन याद रखिएगा 88, ठीक है। जितना हम रिपीट करेंगे इस आंसर को उतना आसानी से याद हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस ग्रह की परिभ्रमण गति सबसे अधिक होती है? देखिए, परिभ्रमण मतलब होता है रोटेशन करना, ठीक है। रोटेशन करना मतलब कि अपने आप में ये जब घूम रहा है, ठीक है, अपने आप में जब ये घूम रहा है तो कौन सबसे अधिक गति से घूमता है, ठीक है, खुद में अपने आप में। तो बुध ऐसा ग्रह है जो अपने आप में भी बहुत स्पीड से घूमता है, साथ ही साथ जब ये सूरज का पूरा एक चक्कर लगाता है तब भी ये बहुत स्पीड से घूमता है। मतलब इसका एक दिन कंप्लीट करने में भी और पूरा पूरा सन का राउंड लगाने में भी ये बहुत ही कम समय लगाता है, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा स्पीड है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस ग्रह का अक्षीय झुकाव सबसे अधिक होता है? ठीक है, अक्षीय झुकाव की बात हो रही है यहाँ पर, जो सबसे अधिक होता है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा बुध, ठीक है। इसका जो अक्षीय झुकाव है वो सबसे ज़्यादा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रमा के सदृश दिखाई देने वाला ग्रह कौन सा है? बुध ग्रह है जो चंद्रमा की तरह दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सौरमंडल का कौन सा ग्रह लगभग पृथ्वी जितना बड़ा है? ठीक है, सौरमंडल का ऐसा कौन सा ग्रह है जो लगभग पृथ्वी कितना बड़ा है? अब देखिए यहाँ से जो क्वेश्चन आएंगे वो शुक्र ग्रह के लिए आएंगे, ठीक है। तो देखिए शुक्र ग्रह ये सेकंड नंबर पे है हमारे सौरमंडल से, जो सेकंड नंबर पर है वो है शुक्र ग्रह। अब यहाँ पर उसके लिए हम क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। बुध के बारे में हमने जान लिया, तो जो शुक्र ग्रह है ये लगभग पृथ्वी जितना बड़ा है, इसलिए इसे पृथ्वी की जुड़वा बहन भी कहते हैं, ठीक है। जुड़वा बहन ज़रूर कहते हैं, लेकिन शुक्र और पृथ्वी में ज़मीन आसमान का फ़र्क है, ठीक है। फिर भी जुड़वा बहन कहा जाता है, शायद उनका आकार एक जैसा है इस वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस ग्रह को पृथ्वी की बहन कहा जाता है? वही है आंसर, ठीक है। शुक्र ग्रह को पृथ्वी की बहन भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस ग्रह को शाम का तारा इवनिंग स्टार कहा जाता है? शाम का तारा, क्योंकि हमें शाम को ही दिखता है, ठीक है। शुक्र ग्रह शाम को दिखने लग जाता है हमारे पृथ्वी से, इसलिए इसे शाम का तारा भी कहते हैं। सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? शुक्र ग्रह है, ठीक है। इसकी कुछ खासियत है, याद रखिएगा। सौरमंडल के दूसरे नंबर का जो ग्रह है शुक्र ग्रह, ये जुड़वा पृथ्वी का जुड़वा है और इसे इवनिंग स्टार भी कहते हैं, और ये सबसे अधिक चमकीला ग्रह भी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य तथा पृथ्वी के निकटतम ग्रह क्रमश इसमें से कौन है? ठीक है, सूर्य और पृथ्वी के सबसे निकट का ग्रह कौन सा है? सूर्य तथा पृथ्वी के निकट, ठीक है, आपको लाइन से बताना है। तो पहले आपको सूर्य के निकट का बताना है, तो वो है बुध। फिर पृथ्वी के निकट वाला कौन सा है? शुक्र है, ठीक है, ऐसा बताना है आपको। चलिए अगला सवाल, यूरोपवासी किस ग्रह की पूजा देवी के रूप में करते हैं? अब याद रखिएगा, जो शुक्र वाला जो ग्रह है इसको यूरोप के जो वासी हैं इसे देवी के रूप में पूजते हैं, ठीक है, शुक्र ग्रह को। नेक्स्ट क्वेश्चन, सौरमंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन सा है? देखिए बुध नहीं है, क्योंकि देखिए ध्यान से देखिएगा, ये हमारा सूर्य है, इसके सबसे निकट क्या है? बुध, उसके बाद क्या है? शुक्र है। तो आपको लगता होगा कि जो बुध है यही सबसे गर्म है, नहीं, ये सबसे गर्म नहीं है। सबसे गर्म कौन सा है? शुक्र है, ठीक है। ये जो सेकंड नंबर का प्लैनेट है, सूर्य से भले ही दूसरे नंबर पर हो, बुध करीब में है, लेकिन बुध इतना गर्म नहीं है जितना कि शुक्र गर्म है, ठीक है। बुध गर्म नहीं है, इसके पीछे एक रीज़न है। बुध जब ये घूमता है ना,
तो एक टाइम ऐसा होता है कि ये एक टाइम काफ़ी गर्म रहता है, लेकिन एक टाइम इसमें जब रात होती है जिस हिस्से में, वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा माइनस में टेम्परेचर चला जाता है। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा माइनस में टेम्परेचर चला जाता है। तो एक टाइम में ये जो प्लैनेट है एक तरफ से बहुत ही ज़्यादा ठंडा रहता है, बहुत ही ज़्यादा, और एक साइड से बहुत ही गर्म रहता है, इसलिए इसको सर्वाधिक गर्म ग्रह नहीं कह सकते हैं। ठीक है, शुक्र ऐसा ग्रह है जो सर्वाधिक गर्म ग्रह है। ठीक है, यहाँ पर मतलब ठंड जब होती है, रात का समय होता है, तो इतना ठंडा नहीं हो जाता है ये प्लैनेट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी के सर्वाधिक निकट कौन सा ग्रह है? ठीक है, इसके पृथ्वी के पास में सबसे पास में कौन सा ग्रह है? करेक्ट आंसर क्या होगा इसका? शुक्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, मंगल उतना करीब नहीं है, देखिए ध्यान से, ये सूर्य है, उसके बाद ये बुध, यहाँ पर ये शुक्र, ठीक है, पृथ्वी, और ये थोड़ा मंगल। ठीक है, मंगल थोड़ा सा दूर में है, पृथ्वी के करीब क्या है? शुक्र है। ठीक है, मंगल थोड़ा सा दूर है, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से किस एक को भौर का तारा के नाम से जानते हैं? ठीक है, भौर का तारा वही मतलब हुआ इवनिंग स्टार। ठीक है, शाम का तारा कौन है? शुक्र है, क्योंकि सर्वाधिक चमकीला है, इतना चमकदार है ये कि हमें दिखता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित ग्रहों में से किसे सौंदर्य का देवता कहा जाता है? सौंदर्य का देवता कौन है? शुक्र है। ठीक है, याद रखिएगा, सौंदर्य का देवता भी कहा जाता है। और जो यूरोप के वासी हैं इस ग्रह की पूजा देवी के रूप में करते हैं। ठीक है, चलिए अगला सवाल, सुपरनोवा क्या है? ठीक है, सुपरनोवा क्या है? ये एक तरह का मृतप्राय तारा है। ठीक है, मृतप्राय तारा मतलब कि जो ख़त्म हो चुका है। देखिए ध्यान से सुनिएगा, मैंने आपको बताया जैसे जो हमारा सन है, यहाँ पर क्या होता है, जब हाइड्रोजन से यहाँ पर फ्यूज़न हो रहा है, उसके बाद यहाँ पर हीलियम बनता है। ठीक है, साथ में यहाँ पर लाइट भी निकलती है। तो अब एक समय ऐसा आएगा कि जो ये सूर्य है, ठीक है, या फिर ये जो तारा है, इसमें जितने भी हाइड्रोजन हैं सारे मिलने के बाद यहाँ पर सिर्फ हीलियम बचता है, और ये धीरे धीरे अपनी लाइट को ख़त्म करता जाता है। ठीक है, क्योंकि अब वो लाइट निकलती गई तब वो धीरे धीरे ख़त्म होगा। ठीक है, तो एक समय ऐसा आएगा कि ये पूरा काला बन जाएगा। अब जब ये पूरा काला बन जाएगा तो अब यहाँ पर क्या होगा कि जब भी कोई लाइट इस पर गिरेगी तो ये लाइट को ना ही बाहर निकलने देगा और ना ही यहाँ पर टिकने देगा, तो ना ही चमकेगा, ना ही दिखेगा, कुछ भी नहीं। ये क्या होगा, धीरे धीरे राख बन जाएगा, मतलब ये मृतप्राय तारा बन जाएगा। ठीक है, मतलब ख़त्म हो जाएगा। तो ये किस तरह से ख़त्म होते हैं तारे, आपको समझ में आ रहा है? जितने भी हाइड्रोजन हैं अगर ये हीलियम में कन्वर्ट हो जाते हैं और धीरे धीरे इनकी जो लाइट है वो ख़त्म हो जाएगी, उसके बाद कहीं जाकर जो तारा है ये एक मृतप्राय तारा बन जाता है, जिसे हम सुपरनोवा के नाम से जानते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, उत्तरी ध्रुव की खोज किसने की थी? उत्तरी ध्रुव की खोज किसने की थी? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? रॉबर्ट पियरे ने। ठीक है, रॉबर्ट पियरे ने उत्तरी ध्रुव की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, साउथ पोल पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन है? साउथ पोल पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन है? वो है एमंडसेन। ठीक है, इनका नाम है एमंडसेन। ये साउथ पोल पर पहुंचने वाले प्रथम व्यक्ति थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी के सबसे निकटतम खगोलीय पिंड, ठीक है, कौन सा है? तो देखिए करेक्ट आंसर क्या होगा इसका? चंद्रमा। ठीक है, चंद्रमा भी एक तरह का खगोलीय पिंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी सूर्य के परित अपनी कक्षा में लगभग किस गति से चक्कर लगाती है? किस गति से चक्कर लगाती है? 1 डिग्री से। ठीक है, 1 डिग्री प्रतिदिन ये चक्कर लगाती है। देखिए अब यहाँ पर पृथ्वी से रिलेटेड क्वेश्चंस आ रहे हैं। ठीक है, पृथ्वी यहाँ पर सौरमंडल में आपको सूरज से तीसरे नंबर का प्लैनेट है। ठीक है, इसकी जुड़ा बहन कौन है? ये है शुक्र ग्रह, आपको याद रखना है। उसके बाद यहाँ पर आएगा मंगल, जो पृथ्वी से थोड़ा दूर है, लेकिन इसके करीब कौन सा है? शुक्र ग्रह है। अब देखिए आपसे क्या पूछा है, पृथ्वी सूर्य के परित अपनी कक्षा में लगभग किस गति से चक्कर लगाती है? किस गति से चक्कर लगाते हुए आगे बढ़ रही है? तो 1 डिग्री प्रतिदिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी के परिभ्रमण की चाल किस तरह की है? देखिए अधिकतम होती है जब पृथ्वी सूर्य के निकटतम होती है। अब यहाँ पर देखिए इंटरेस्टिंग है, देखिए हमारा सूर्य है और जैसे मैंने आपको बताया कि पृथ्वी कुछ इस आकार में घूमती है। ठीक है, इस तरह से घूमती हुई जाती है सूर्य के पास। ठीक है, तो एक समय आता है काफ़ी दूर भी हो जाती है, एक समय आता है कि काफ़ी करीब से भी ये सूर्य की घूमती है।
ठीक है। तो अब देखो, जितना ये दूर रहती है ना सूर्य के, उतना ही धीमी गति से होते हुए आगे बढ़ती है, लेकिन जितना ये करीब जाती है सूर्य के, उतनी ही स्पीड से ये यहाँ से घूम के आती है। ठीक है, समझ गए अब आप लोग कि सूर्य के करीब से जितना निकलेगी उतनी ही स्पीड से निकल जाएगी, लेकिन दूर अगर रहेगी तो धीमे 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 आगे बढ़ेगी। ठीक है, तो सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की जो चाल भी है ना, वो कम भी है और ज़्यादा भी है। ये डिपेंड करता है कि वो कितने करीब है सूरज के। जितने करीब आती जाएगी उतनी तेज़ी से भागेगी, जितनी दूर रहेगी उतना धीरे धीरे धीमी चाल से चलेगी। ठीक है, तो अधिकतम होती है जब पृथ्वी सूर्य के निकटतम होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। पृथ्वी के भ्रमण की गति कितनी है, आपको ये बताना है। करेक्ट आंसर होगा 27 किलोमीटर पर मीटर। ठीक है, नेक्स्ट, भूमध्य रेखा पर पृथ्वी का व्यास है लगभग कितना व्यास है, आंसर आपको बताना है। करेक्ट आंसर होगा 12,800 किलोमीटर। ठीक है, भूमध्य रेखा पर पृथ्वी का व्यास कितना है, 12,800 किलोमीटर। नेक्स्ट, सूर्य की परिक्रमा के दौरान पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर किस महीने में होती है ना। अब आपसे क्या पूछा है कि जब सूर्य से अधिकतम दूरी पर जब ये पृथ्वी घूम रही है तो ये किस महीने में होती है यहाँ पर। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, जुलाई। ठीक है, जुलाई में ये सबसे अधिक दूरी पर होगी। और जो अधिकतम दूरी को हम किस नाम से जानते हैं, इसे हम अपसोर कहते हैं। ठीक है, क्या कहेंगे, अपसोर कहेंगे। ठीक है, ये जो अधिकतम दूरी है उसको अपसोर कहते हैं। अपसोर अधिकतम दूरी पर जब ये रहेगी तो उस समय जुलाई का समय रहेगा और ये अधिकतम दूरी पर रहेगी। ठीक है, और अधिकतम दूरी पर रहती है तो सूर्य के जब वो राउंड कर रही होती है ना, घूम रही होती है सूर्य के चारों ओर, तो वो धीमी गति से घूमती है। जैसे पास आ जाती है सूरज के वैसे तेज भागना शुरू कर देती है। नेक्स्ट, पृथ्वी की अपसोर स्थिति किस महीने में होती है। अब अपसोर यहाँ पे पूछा है। ठीक है, उपसोर पूछा है आपसे, तो देखिए उपसोर मतलब कि यहाँ करीब में होना। ठीक है, यहाँ ऊ की जगह अगर अ लग जाता है तो मतलब ये दूर का पूछ रहे हैं। ठीक है, और सिर्फ ऊ लिखा है तो मतलब ये आपसे पास का पूछ रहे हैं। तब यहाँ पास में जब रहेगा तो ये किस महीने में रहेगा, तब क्या याद रखना है, जनवरी में। ठीक है, जनवरी के समय में यहाँ होती है। और जो दूर रहती है तब वो कौन सा समय आता है, जुलाई आता है। ठीक है, याद रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तारे पूर्व से पश्चिम में किस कारण ज़्यादा दिखाई देते हैं। तारे पूर्व से पश्चिम में, ठीक है, पूर्व से पश्चिम में किस कारण ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं आपको। पूर्व में इतने नहीं दिखाई दे रहे, पश्चिम में क्यों इतने दिखाई दे रहे हैं, उसका रीज़न क्या है, क्योंकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व को घूम रही है। ठीक है, क्योंकि पृथ्वी कैसे घूमती है, पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। ठीक है, इस वजह से तारे पूर्व से पश्चिम में ज़्यादा दिखाई देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोलार्ध पृथ्वी ध्रुवों पर चपटी होती है, यह इस तथ्य से स्पष्ट सिद्ध होता है। जैसे आपको पता है पृथ्वी गोल नहीं है, चपटी है। ठीक है, तो देखिए पृथ्वी का भार ध्रुवों पर सर्वाधिक तथा विषुवत रेखा पर न्यूनतम होता है। इस तथ्य से सिद्ध होता है कि गोलार्ध पृथ्वी ध्रुवों पर चपटी होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है। ठीक है, कैसे घूम रही है हमारी पृथ्वी, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, कैसे घूम रही है, एंटी क्लॉकवाइज। हमारी घड़ी इस तरह से घूमती है लेकिन पृथ्वी हमारी एंटी क्लॉकवाइज घूम रही है। ठीक है, जैसे आपको पता है यहाँ ऊपर क्या आएगा, उत्तर, दक्षिण, पूर्व और इधर ये पश्चिम। ठीक है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। तो यहाँ से वेस्ट से ईस्ट को जा रही है, मतलब कि पश्चिम से पूर्व की ओर जा रही है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या होगा, पश्चिम से पूर्व की ओर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आकार की दृष्टि से सौरमंडल में पृथ्वी का कौन सा स्थान है। आकार की दृष्टि से देखा जाए तो, ठीक है, आकार में आपको याद रखना है सबसे बड़ा प्लैनेट कौन सा है। सबसे बड़ा जो प्लैनेट है हमारा वो आपको याद रखना है कि बृहस्पति आता है, उसके बाद शनि, फिर अरुण, वरुण। ठीक है, जो ये बाहर के जो 4 प्लैनेट है ना, आउटर प्लैनेट, वहीं से इनकी याद रखिएगा आप कि बृहस्पति, उसके बाद शनि, फिर ये अरुण, ये वरुण। ठीक है, ये इस तरह से इनके आकार बटे हुए हैं। लेकिन जो अंदर के जो 4 प्लैनेट है यहाँ पर क्या है, इनके बाद आती है साइज पृथ्वी की। ठीक
ठीक है। उसके बाद कौन आता है? पृथ्वी। उसके बाद जो उसकी जुड़वा बहन है ना शुक्र, वो आती है आकार में। उसके बाद आता है हमारा मंगल और सबसे छोटा आता है बुध, ठीक है। बुध काफ़ी छोटा है। तो इस तरह से आप आकार समझ गए। तो बताइए पृथ्वी का कौन सा नंबर है? 5वां नंबर है, ठीक है। आकार में कौन से नंबर पे आती है पृथ्वी? 5वें नंबर में आती है। पहले के 4 कौन से हैं? पहले के 4 कौन से हैं? बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, किस ग्रह को नीला ग्रह भी कहा जाता है? बहुत ही ज़्यादा सरल है। नीला इसलिए है क्योंकि यहाँ पानी है, जल है तो जीवन है, ठीक है। करेक्ट आंसर क्या होगा? पृथ्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी स्थित है किस किस के मध्य में? शुक्र एवं मंगल के मध्य में स्थित है, ठीक है। शुक्र एवं मंगल के मध्य में स्थित है। पृथ्वी की जुड़वा बहन है शुक्र, ठीक है। और जो मंगल है ये पृथ्वी से थोड़ा सा दूर है। साइज़ की बात करें तो पृथ्वी के बाद आकार आता है शुक्र का और शुक्र से छोटा है मंगल, ठीक है, साइज़ में। और सबसे छोटा फिर कौन सा है? बुध है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस दिन पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट होती है? ठीक है, सबसे करीब किस दिन होती है? मैंने अभी आपको बताया है ना, जनवरी, 3 जनवरी को। डेट भी याद रखिएगा, 3 जनवरी का वो दिन होता है जब हमारी पृथ्वी जो है ना, जो पृथ्वी हमारी वो सूर्य के काफ़ी निकट होती है। ये जो डेट होती है ना उस समय 3 जनवरी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी सूर्य से अपनी अधिकतम दूरी पर कब होती है? अधिकतम दूरी का पूछा है, मतलब आपसे अपसौर का पूछा है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा दूरी पर हमारी पृथ्वी किस तारीख को रहती है? जुलाई का महीना है, आपको ये याद रखना है, 4 जुलाई को, ठीक है। और सबसे कम कौन सी डेट को? 3 जनवरी को, ठीक है। याद रखिएगा 3 जनवरी हो जाएगा। इस तरफ अगर पृथ्वी रहेगी बिल्कुल करीब में, यहाँ पर अगर सबसे दूरी पर है तो 4 जुलाई, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी सूर्य के इर्द गिर्द परिक्रमा करती है लगभग, ठीक है। सूर्य के इर्द गिर्द परिक्रमा करती है लगभग कितना समय लगता है? मतलब आपसे पृथ्वी पर 1 वर्ष पूछ रहे हैं, ठीक है। 1 वर्ष का अर्थ मैंने बताया ना आपको, ये सूर्य है, सूर्य का पूरा एक राउंड पृथ्वी अगर लगा लेती है, ठीक है, वापस यहाँ पर आ जाती है तो उसे 1 वर्ष कहेंगे। तो इसको लगाने में कितना समय लगा? करेक्ट आंसर होगा 365 डेज और 6 आवर, ठीक है, 6 घंटे। 365 दिन और 6 घंटे का समय लगाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है? ठीक है, मतलब नेचुरल सैटेलाइट क्या है? चंद्रमा, ठीक है, चंद्रमा नेचुरल सैटेलाइट है, ठीक है। प्राकृतिक ने ही हमको ये प्रदान किया है, हमने अलग से इसको बना करके आसमान में नहीं छोड़ा है, हमें नेचुरली मिला है चंद्रमा, इसलिए इसे प्राकृतिक उपग्रह कहते हैं। बाकी बहुत सारे सैटेलाइट तो छोड़ रखे हैं हमने, ठीक है। नेक्स्ट, दिन व रात होने का क्या कारण है? देखिए दिन व रात क्यों होती है, वापस एक और बार देख लीजिए। वैसे बहुत सारे लोग जानते भी हैं, ठीक है। अब देखिए ये सूर्य है हमारा, क्योंकि पृथ्वी ऐसे घूमती है, तो जब पृथ्वी घूम रही है तो अपने आप में भी ये घूमते हुए जा रही है, ठीक है। सूर्य की तो घूम रही है चारों ओर, अपने आप में भी एक राउंड लगा रही है इस तरह से, ठीक है। तो अब देखिएगा सूर्य की रोशनी इस हिस्से में पड़ रही है, तो यहाँ पर दिन हो रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है, रात हो रही है। अब ये घूमती हुई जब ये इधर चली जाएगी, ये वाला जो हिस्सा है पृथ्वी का, देखिए ध्यान से ना, सूर्य यहाँ पर है, ठीक है, इसकी रोशनी यहाँ पे पड़ रही है, तो जिस हिस्से में पड़ी यहाँ पर दिन हो गया, यहाँ पर नहीं पड़ा है सूरज की रोशनी तो रात हो गई। अब ये हिस्सा घूम के उधर जाएगा तो वहाँ पर दिन हो जाएगा, और ये हिस्सा जब उधर आ जाएगा तो यहाँ पे रात हो जाएगी, ठीक है। अर्थ समझ में आ रहा है कि दिन व रात किस वजह से हो रहा है, क्योंकि पृथ्वी घूम रही है अपने आप में भी, है ना। तो देखिए पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना, ठीक है, पृथ्वी अपने आप में भी घूम रही है, ठीक है, रोटेशन हो रहा है उसका, जिसे हम परिभ्रमण भी कहते हैं, ठीक है, अपने आप में भी घूम रही है। सूर्य के आसपास तो घूम रही है, अपने आप में भी घूमती हुई जा रही है, अपने आप में घूम रही है, इसलिए ही दिन रात होते हैं। और सूरज के चारों ओर इतना लंबा समय जब वो निकालती है ना, यहाँ से यहाँ जा रही है, इस वजह से मौसम का बदलाव होता है, ठीक है। वापस से सुन लीजिएगा, सूर्य के जब इतना राउंड लगाती है तो मौसम में बदलाव आता है, लेकिन अपने आप में जब घूम रही होती है, अपने आप में जब घूम रही होती है तो दिन और रात में बदलाव आता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य के अतिरिक्त निकटतम तारे से प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचता है, ठीक है।
4.2 वर्ष, ठीक है। देखिए इतना समय लगता है, 4.2 वर्ष का समय लगता है। देखिए सूर्य, मैंने जैसे आपको बताया, ये जो तारा है सूर्य है ना, ये अपने सौरमंडल का सबसे करीब का तारा है, ठीक है। ये जो हमारी पृथ्वी है ना, इसके सबसे करीब में तो सूर्य है, लेकिन सूर्य के अतिरिक्त एक तारा जो पृथ्वी के करीब है, तो उसकी रोशनी अपने धरती तक आने में 4.2 वर्ष का समय लगाती है। इतना लंबा समय उसको लगता है उसके प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में, ठीक है। और आपने देखा होगा कि सूर्य का जो प्रकाश है वो पृथ्वी में तक पहुंचने में 8.3 सेकेंड या फिर 8 पॉइंट कहीं आपको 16 सेकेंड लिखा हुआ दिखेगा, ठीक है। क्यों अलग अलग लिखा है मैंने आपको बता दिया, क्योंकि पृथ्वी के जब चारों ओर चक्कर लगाती है पृथ्वी, तो कभी पास में होती है कभी दूर में होती है, ठीक है। तो दोनों समय अलग अलग निकलेगा पृथ्वी तक प्रकाश पहुंचने का। नेक्स्ट, सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है? सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है? करेक्ट आंसर होगा 149.6 मिलियन किलोमीटर, ठीक है। देखिए कितना ज़्यादा है, 149.6 मिलियन किलोमीटर सूर्य से पृथ्वी की दूरी है, बहुत ही ज़्यादा है। नेक्स्ट, अपने अक्ष पर पृथ्वी एक चक्कर कितने समय में पूरा करती है? अपने अक्ष पर, ठीक है। वहीं पर जब ये पूरा राउंड लगा रही है तो कितना समय लगाती है? तो आपको ये बताना है कि हमारा एक दिन कितने घंटे का होता है, ठीक है। तो यहाँ पर भी आपको कुछ सेकंड का ध्यान रखना होगा। देखिए 23 आवर्स 56 सेकंड और 56 मिनट 4 सेकंड, ठीक है। देखिए सेकंड में भी याद रखना है आपको। 24 घंटे में तो हमारा पूरा एक दिन होता है, लेकिन यहाँ पर भी कुछ समय थोड़ा ऊपर नीचे रहता है, उसमें भी बिल्कुल करेक्ट 24 घंटे नहीं होते हैं, ये होता है 23 घंटे, ठीक है। याद रखिएगा 23 आवर्स 56 मिनट और 4 सेकंड, ठीक। 56 मिनट में कितना टाइम बच गया है? अभी 4 मिनट का टाइम बच गया है 24 घंटे में होने में, और 4 सेकंड, ठीक है। अगर सेकंड जोड़ कर भी देखा जाए, एग्जैक्ट समय निकाला जाए, इसका बिल्कुल सही सटीक आंसर निकाला जाए, तो 23 आवर्स 56 मिनट और 4 सेकंड, ठीक है। और हम क्या मानते हैं कि 24 घंटे की हमारा पूरा एक दिन होता है, ठीक है। क्योंकि अब इतने कम समय को ना जोड़ते हुए हमने बिल्कुल एक ऐसी डिजिट निकाली है जो बिल्कुल सही है, क्योंकि सेकंड से मैच करेंगे तो हमारे दिन रात में भी क्या टाइम का थोड़ा वो हो जाएगा, है ना। इसलिए 24 घंटे नहीं हम बताएंगे, यहाँ पर कितना बताएंगे? 23 आवर्स 56 मिनट और 4 सेकेंड, ठीक है। इतना टाइम लगता है पृथ्वी को अपने आप में पूरा एक राउंड लगाने में, जिसे हम एक दिन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी पर दिन रात की अवधि समान होती है, ठीक है। कहाँ होती है? भूमध्य रेखा पर, ठीक है। जो भूमध्य रेखा है यहाँ पर पृथ्वी पर दिन और रात की जो अवधि है वो बिल्कुल समान होती है। नेक्स्ट, इक्विनॉक्स का तात्पर्य है वह तिथि जब दिन और रात समान अवधि के होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन कब होता है? कब होता है? इसका करेक्ट आंसर होगा 22 दिसंबर, ठीक है। 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भू अक्षतल पर भू अक्ष का झुकाव कितना है? कितना है? कितनी झुकी हुई है? तो देखिए 66.5 डिग्री, ठीक है। 66.5 डिग्री इतनी भू अक्ष तल पर भू अक्ष का झुकाव है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी के उपग्रहों की संख्या कितनी है? कितनी है? 1। किस नाम से जानते हैं हम? चंद्रमा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 21 जून को दिन का प्रकाश उत्तरी ध्रुव पर दिखाई देता है 24 घंटे, ठीक है। 24 घंटे के लिए 21 जून को दिन का प्रकाश उत्तरी ध्रुव पर दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी के सबसे निकट स्थित ग्रह कौन सा है? पृथ्वी के सबसे निकट का ग्रह कौन सा है? तो वो है शुक्र, ठीक है। मंगल नहीं है, मंगल थोड़ा सा दूर है, शुक्र है सबसे निकट। नेक्स्ट, दूरी की दृष्टि से तृतीय क्रम में कौन सा ग्रह है? ठीक है, दूरी की दृष्टि से देखा जाए तो करेक्ट आंसर क्या होगा? पृथ्वी, ठीक है। पृथ्वी है 3rd नंबर पर सूर्य से, पहला है बुध, फिर शुक्र, फिर पृथ्वी, फिर मंगल, ठीक है, फिर बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। नेक्स्ट क्वेश्चन,
पृथ्वी अपने परिक्रमण मार्ग पर परिक्रमा करते हुए अपने अक्ष द्वारा कक्षा तल पर कितने डिग्री का कोण बनाती है? कितने डिग्री का कोण बनाती है? 66 डिग्री, 66.5 डिग्री। ठीक है, इसका अर्थ समझिएगा। देखिए, पृथ्वी अपने परिक्रमण मार्ग पर परिक्रमा करते हुए अपने अक्ष द्वारा कक्षा तल पर कितने डिग्री का कोण बनाती है? देखिए, जैसे कि आपको पता है, ठीक है, ये जो लाइन है ना, इसे पृथ्वी के कक्षा तल कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर पृथ्वी आपको पता है इस डायरेक्शन में घूम रही है, लेकिन ये ऐसे नहीं घूम रही है, ये कुछ ऐसे ही घूम रही है। ठीक है, झुक कर घूम रही है। तो ये झुकते हुए कितना डिग्री बनाती है? 66.5 डिग्री। ठीक है, इतना एंगल बना रही है, करीबन 66.5 डिग्री एंगल बनाते हुए ये घूम रही है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि पृथ्वी ऐसी है तो ये ऐसी ही घूम रही है, नहीं, ये झुक कर के घूम रही है। ठीक है, टेढ़ी होकर घूम रही है। इस वजह से देखा होगा कि कहीं पर अगर रात हो रही है तो रात ही हो रही है, कहीं पे दिन है तो दिन ही हो रहा है। उसका रीज़न यही है कि वो झुक कर है ना, झुक कर के घूम रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किन तिथियों को सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर सीधी पड़ती है? किन तिथियों को? ठीक है, किस डेट को? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? 21 मार्च तथा 23 सितंबर को सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर सीधी पड़ती हैं। ठीक है, विषुवत रेखा देखिएगा, ये हमारी पृथ्वी है, यहाँ पर 3 लाइनें हैं। ठीक है, क्योंकि ये इस तरह से टेढ़ी होकर घूम रही है तो यहाँ पर 3 लाइनें बनी हुई है। पहली वाली को बोलते हैं कर्क। ठीक है, उसके बाद है विषुवत रेखा और उसके बाद है मकर। ठीक है, ये 3 लाइनें हैं। तो आपसे क्या पूछा है कि किन तिथियों को सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर सीधी पड़ती है? ठीक है, विषुवत रेखा है, इसके ऊपर सीधी कब पड़ती है? तो 21 मार्च तथा 23 सितंबर को। ठीक है, और हमारी पृथ्वी ऐसे घूम रही है। ठीक है, इस तरह से घूम रही है, सीधी नहीं घूमती है, ये थोड़ी तिरछी होकर घूमती है। निम्नलिखित में से कौन सा तारा पृथ्वी के सर्वाधिक समीप है? सबसे करीब का तारा कौन सा है? करेक्ट आंसर क्या होगा इसका? सूर्य। ठीक है, सूर्य एक ऐसा है जो पृथ्वी के सर्वाधिक समीप है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यह किसने सर्वप्रथम प्रतिपादित किया था कि सूर्य हमारे सौरमंडल का केंद्र है और पृथ्वी उसकी परिक्रमा करती है? ठीक है, किसने कहा था ये? तो ये कोपरनिकस ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब दिन और रात की अवधि बराबर होती है तो सूर्य की किरणें सीधी कहाँ पर पड़ती है? कहाँ पड़ती है? ये भूमध्य रेखा पर सीधी पड़ती है। ठीक है, भूमध्य रेखा पर सीधी पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि पृथ्वी एवं अंतरिक्ष के बीच से वायुमंडल को हटा हुआ माना जाए तो आसमान का रंग कैसा होगा? आसमान का रंग कैसा होगा? काला। ठीक है, बिल्कुल काला दिखेगा। यदि पृथ्वी एवं अंतरिक्ष के बीच से वायुमंडल को हटा दिया जाए तो आसमान का रंग बिल्कुल काला नज़र आएगा हमें। ठीक है, पृथ्वी की परिधि है कितनी है? तो देखिए ये है 40,075 किलोमीटर। ठीक है, 40,075 किलोमीटर पृथ्वी की परिधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस तिथि को उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन होता है? किस तिथि को होता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा 21 जून को। ठीक है, 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस तिथि को उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है? करेक्ट आंसर होगा इसका 22 दिसंबर को उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है। नेक्स्ट, ध्रुवों पर दिन की अवधि होती है। ध्रुवों पर दिन की अवधि 6 माह की होती है। ठीक है, कितने माह की होती है? 6 माह की अवधि होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस ग्रह का औसत घनत्व सबसे अधिक है? औसत घनत्व सबसे अधिक किसका है? बुध का है। ठीक है, चलिए आज की वीडियो में इतना ही। बचे हुए शेष 100 MCQs हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, इस तरह से हम पूरा सौरमंडल ख़त्म कर लेंगे। वीडियो पसंद आती है वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे, हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दे। थैंक यू।